कक्षा 8 का जो पहला अध्याय है परिमेय संख्या, उससे संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषा और जो गुणधर्म है उनके बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हर कोई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अब परिमेय संख्या समझने से पहले शुरुआत करते हैं प्राकृत संख्याओं से। 8वीं क्लास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि ज़्यादा प्रकार का हम अध्ययन कर नहीं पाते, तो ऐसी स्थिति में प्राकृत संख्या क्या होती है? सबसे पहले ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होकर के अनंत तक लिखी जाती है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएँ। अब प्राकृत संख्या के बाद दूसरी संख्या का प्रकार है पूर्ण संख्याएँ। तो पूर्ण संख्याएँ किसे कहोगे? प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है उसी तरीके से पूर्ण संख्या, अगर प्राकृत संख्या जो 1, 2, 3 इस तरीके से हम अनंत तक लिखते हैं, यदि उसके अंदर 0 को शामिल कर लिया जाए, तो ये जो संख्याओं का समुच्चय बनता है उन संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है? किसी संख्या रेखा पर दर्शाएँ तो जैसे यहाँ 0 होता है, 1, 2, 3, 4 ये जो संख्या रहेगा ये पूर्ण संख्याओं की। तो जिस प्रकार से 0 के इस तरफ है उसी तरीके से 0 के उस तरफ भी संख्याओं को दर्शाया जाता है और वो संख्याओं का ऋणात्मक रूप दर्शाया जाता है। -1, -2, -3 इस प्रकार से अनंत तक। तो ये जो संख्याओं का समुच्चय है या संख्याओं का समूह है मिल करके क्या बनाता है? पूर्णांक संख्या। तीसरा प्रकार है संख्याओं का पूर्णांक संख्याएँ। पूर्णांक संख्या किसे कहोगे? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएँ मिल करके या सम्मिलित रूप से क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। तो पूर्णांक संख्याओं का अगर उदाहरण पूछा जाता है समुच्चय तो क्या कहोगे? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये जो समूह है, इस समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएँ। अब पूर्णांक संख्या समझने के बाद परिमेय संख्या समझना बहुत आसान हो जाता है। तो जिस प्रकार से हम किसी भिन्न संख्या को लिखते हैं बट्टों के रूप में, लेकिन भिन्न के अंदर तो धनात्मक होता है, जैसे 2/3, 5/7, 8/5 इस तरीके से। भिन्न के अंदर केवल हम पूर्ण संख्याओं को दर्शाते हैं, हर में 0 नहीं रखते हैं। बाकी अगर इसकी जगह भिन्न के रूप में ही लिखें लेकिन पूर्णांक संख्याओं को लिखें, जैसे -3/5, 2/-5, -1/-2 जिसके अंदर किसको शामिल किया गया है? पूर्णांकों को। यानी जब पूर्णांकों को भिन्न के रूप में लिखा जाता है, अगर परिभाषा के तौर पर कहूँ परिमेय संख्याओं के बारे में, तो जब आप पूर्णांक संख्याओं को अंश बटा हर और थोड़ा व्यवस्थित रूप से बोलूं तो पूर्णांक संख्याओं को जब p/q के रूप में दर्शाया जाता है, पूर्णांक संख्याओं को p/q के रूप में निरूपित किया जाए या लिखा जाए करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होती है? परिमेय संख्याएं। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है, जहाँ p और q दोनों क्या है? पूर्णांक है और एक अन्य शर्त है कि q का मान है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बट्टे के अंदर अगर 0 आया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी, जैसे 5/0। तो इसको हम मतलब डेफिनेशन में नहीं दे सकते हैं। 0 का जब किसी भी संख्या में भाग दोगे तो वो अनंत भाग जाएगा। यानी ऐसा कोई भी उदाहरण आता है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। इसके अलावा शेष सभी प्रकार की संख्या 0 अंश में आ जाए तो भी वो परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्याओं को इस तरीके से व्यक्त किया जाता है, यानी ऐसी संख्या है जिसको p/q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो और q का मान है वो 0 नहीं हो, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्याओं के प्रकार है, 2 प्रकार की होती है। एक होती है धनात्मक परिमेय, जिसके अंदर जैसे 2/3 है, या फिर एक और कहूँ तो -3/-5 भी धनात्मक परिमेय है। अर्थात p और q दोनों या तो धनात्मक होने चाहिए या दोनों ऋणात्मक होने चाहिए। ऐसी परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय कहलाएगी और दूसरी परिमेय संख्या है ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहोगे? p और q में से कोई भी एक ऋणात्मक है, दोनों ने, जैसे -2/3 या 1/-5 या -8। ये जो उदाहरण है ये कैसी परिमेय संख्या के उदाहरण है? ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के। अब इसके बाद क्या है? परिमेय संख्याओं के प्रकार के बाद हम इस अध्याय के अंदर महत्वपूर्ण रूप से पढ़ते हैं तो वह परिमेय संख्याओं पर या परिमेय संख्याओं से संबंधित संक्रियाओं, जोड़ बाकी गुणा भागे या संक्रियाओं पर लागू होने वाले गुणधर्म है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा के अंदर पहला ही सवाल पूछा जाता है इन गुणधर्मों से संबंधित, जिसके अंदर क्या होता है? आपको इंपॉर्टेंट रूप से कुछ नियम
पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको पूछा जाता है इसमें किस गुणधर्म का प्रयोग हुआ है। तो गुणधर्मों की बात करो तो सबसे पहला गुणधर्म है समर्थ गुण। परिमेय संख्याओं पर लागू होने वाला या परिमेय संख्याओं की संक्रियाओं के अंतर्गत लागू होने वाला गुणधर्म पहला गुण होता है समर्थ गुण। अब समर्थ गुण क्या होता है? आप अगर दो परिमेय संख्याओं को जोड़ो, जैसे 2/3 प्लस 1/3, तो इन परिमेय संख्याओं का अगर योग सदैव परिमेय मिले, जैसे इनको जोड़ोगे 3/3 या 1 मिलेगा, जो एक परिमेय संख्या है 1/1, तो समर्थ कहोगे किसे? परिमेय संख्याओं का योग, यानी जोड़ोगे तो परिमेय मिलेगी, परिमेय संख्याओं को जब घटाओगे तो भी परिमेय संख्या में उत्तर आएगा, मतलब परिमेय रूप में उत्तर मिलेगा -5/3 या 1/3, इस तरीके से 5/7। परिमेय संख्याओं का गुणा करोगे तो भी वो परिमेय संख्या में उत्तर आएगा, और भाग दोगे परिमेय संख्याओं का, उस स्थिति के अंदर परिमेय संख्या को समर्थ नहीं होती है। भाग के अंदर क्या होता है, कभी कभी अपरिभाषित रूप में आ जाता है, बट्टे में 0 वगैरह आता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर तो ये पूछा जाता है कि परिमेय संख्या योग में समर्थ होती है सत्य असत्य के अंदर। तो परिमेय संख्या योग में समर्थ होती है, व्यवकलन में समर्थ होती है, घटाते समय गुणा में भी समर्थ होती है। अगर आप दो परिमेय संख्याओं गुणा करते हैं -2/3 इंटू -5/7, तो इनका गुणनफल है वो भी सदैव परिमेय संख्या मिलेगा, जैसे प्लस के 10/21 एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। तो ये गुण होता है वो सामर्थ्य का गुण कहलाता है। दूसरा गुण आता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूप से, वो है क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता का मतलब अगर परिमेय संख्या के क्रम को बदला जाए तो योग है वो समान प्राप्त होता है या नहीं। जैसे 2/5 प्लस 1/5 को अगर आप 1/5 प्लस 2/5 के रूप में जोड़ो तो भी योग है वो समान प्राप्त होता है या नहीं। तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे 3/5 मिलेगा और इस तरफ भी 3/5 मिलेगा, तो योग में परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता का गुण लागू है। तो अब ये किस किस में लागू है? जोड़ने पर ही होता है या घटाने पर भी होता है? तो ध्यान रखना, एक तो योग में लागू होता है, और एक अगर आप इसी तरीके से गुणा भी कर लोगे तो भी उत्तर सेम आएगा, घटाते समय उत्तर सेम नहीं आएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लो, 5/7 में से 2/7 और इस तरफ 2/7 में से 5/7 घटाऊं, और आपको पूछा जाए कि क्या इसमें क्रम विनिमयता का गुण लागू है घटाते समय? तो जब आप इसको घटाओगे, हर समान हर वही लिख दिया जाता है, अंशों को घटाया जाता है। इसी तरीके से दूसरे में 2 में से 5, तो यहाँ पर मिलता है आपको 3/7 और इस तरफ मिलता है -3/7। क्या समान है? नहीं, अर्थात व्यवकलन में या घटाने में क्रम विनिमयता का गुण लागू नहीं है। याद रखना, पूर्णांकों की जोड़ बाकी प्लस के 2 और माइनस के पास 5 है, किसके पास कितने ज्यादा है वो लिखा जाता है। तो समान उत्तर नहीं मिला, इधर -3/7 है, वहां 3/7 है। तो परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता किसमें लागू होता है? योग और गुणा में। फिर तीसरा नियम आता है साहचर्यता। अब साहचर्यता का गुण क्या होता है? अगर आप तीन परिमेय संख्या, एक तो पहली ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, इसी को ऐसे ही रूप में लिखो, लेकिन जोड़ने का या गुणा करने का तरीका बदल देते हैं। जैसे ए प्लस बी प्लस सी की जगह गुणा आपने तीन परिमेय संख्या ली, जैसे 1/2 इंटू 2/3 इंटू 1/3, तो आप इसको वापस ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पहले अंतिम दो परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं, यहाँ पहले दो प्रथम परिमेय संख्या गुणा करते हैं, अर्थात 2/3 के साथ गुणा 1/3 से हो रहा था, इस बार 2/3 के साथ पहले गुणा किसका होगा? 1/2 का। क्योंकि कोष्टक आते ही नियम क्या होता है, बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट कोष्टक है तो उसे सरल करो। तो जब आप इसका गुणा करोगे 1/2 इंटू 2/9, और इस तरफ 2/2 का 3 से गुणा 6 इंटू 1/3, और अब सामान्य तौर पर गुणा करोगे अंश का अंश हर का से 2/18, और इस तरफ भी मिलेगा 2/18, तो गुणनफल है वो समान आएगा, अर्थात इसमें साहचर्यता का गुण लागू है। तो साहचर्यता का गुण किस किस में लागू है? एक तो योग में लागू है, पहले बी के साथ सी जोड़ रहे, तेरा बी के साथ पहले किसको जोड़ रहे हैं? ए को, तो भी उत्तर है वो समान आएगा।
उसी तरीके से गुणा में पहले बी का गुणा सी से करे थे, अब बी का गुणा पहले किससे करें, ए से, तो भी साहचर्यता का गुण लागू है। लेकिन याद रखना ये भी केवल किस में लागू होता है, योग में और गुणा में, बाकी और भाग के अंदर भी लागू नहीं होता है। यहाँ वहां पर उत्तर है वो अलग प्राप्त हो जाता है। इसके बाद एक छोटा सा नियम आता है चौथा, वो है योज्य तत्समक। ऐसी परिमेय संख्या जिसको किसी के साथ जोड़ लो उत्तर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उत्तर वही रहता है। जैसे आप किसी भी प्रकार की संख्या ले लो 3/-5, लेकिन उसके अंदर 0 जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा, 3/-5 या -5/3 ही आएगा। अर्थात शून्य है वो योज्य तत्समक है। अलग से याद रखना सभी परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कौन होता है, शून्य। योज्य तत्समक रिक्त स्थान में या वन लाइनर में पूछा जाए तो योज्य तत्समक है वो हमेशा शून्य होता है। 0 को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता या उत्तर है परिवर्तित रहता है। इसी प्रकार से एक नियम आता है गुणन तत्समक। गुणन तत्समक में क्या होता है, किसी भी परिमेय संख्या का ऐसी संख्या से गुणा करो कि गुणनफल वही रहे, यानी किसी प्रकार से चेंज नहीं हो। तो जैसे -3/5 का 0 से गुणा करूंगा तो उत्तर क्या आ जाएगा, 0। तो 0 तो गुणन तत्समक है नहीं, लेकिन अगर इसका 1 से गुणा करूंगा तो वही प्राप्त होगा -3/5, यानी गुणन तत्समक किसी भी परिमेय संख्याओं का क्या है, 1। ये दो चीजें वन लाइनर या छोटे सवालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक शून्य होता है और गुणन तत्समक क्या होता है, 1। इस बात को ध्यान में रखना है। अब दो छोटी छोटी परिभाषा और बचती इस अध्याय में, फिर यहाँ से पाठ पूरा हो जाता है। छठी परिभाषा या छठा गुण है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का योग है वो अगर शून्य प्राप्त होता है, दो परिमेय संख्या ऐसी लो जिसको जोड़ने पर 0 आता है, तो इसमें हमेशा क्या होता है, चिन्ह बदल दिया जाता है। जैसे एक 5/7 ले रहे हैं तो दूसरी -5/7 की जाती है। एक धनात्मक और ऋणात्मक इनका योग करोगे तो क्या आएगा, 0। और यदि आपको सवाल पूछा जाता है कि जैसे -3/8 का योज्य प्रतिलोम बताइए, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको ज्ञात करना है तो आप उसका चिन्ह बदल दो, तो क्या आ जाएगा, 3/8। और दूसरा इससे अगला गुण है वो है गुणन प्रतिलोम। लास्ट और फाइनल गुण है गुणन प्रतिलोम। गुणन प्रतिलोम किससे कहते हैं, ये गुणन प्रतिलोम क्या है, तो दो परिमेय संख्याओं का अगर गुणा करो तो उत्तर 1 आना चाहिए। वो कब आएगा, जैसे एक 5/7 लोगे, दूसरी ऐसी परिमेय संख्या लो कि गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। तो जैसे 7/5 लोगे तो 5 का 7 से गुणा 35, और नीचे 7 × 5 35, तो 35 में 35 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। या ऐसे कहूँ कि 7 से 7 डिवाइड गया, 5 से 5 डिवाइड है, तो उत्तर क्या आएगा, 1। तो गुणन प्रतिलोम किसे कहते हैं, दो परिमेय संख्याओं का गुणा है वो सदैव 1 प्राप्त होता है। यानी इसके अंदर गुणा 1 आता है या गुणनफल 1 आता है, और इसके अंदर योग है वो शून्य प्राप्त होता है। तो अगर आपको पूछे कि -3/8 का गुणन प्रतिलोम क्या है, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या याद रखो कि गुणन प्रतिलोम निकालने के लिए याद रखो योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलते हैं, गुणन प्रतिलोम में अंश और हर बदलते हैं, यानी व्युत्क्रम करते हैं। तो 8/-3 या -3/8, क्योंकि दो उत्तर के अंदर माइनस है वो हमेशा अंश में लिखा जाता है, तो इसलिए -3/8 इसका गुणन प्रतिलोम हो जाएगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फॉलो भी करिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि अगली बार आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और दूसरे अपने कोई साथी ऐसा है जो कक्षा 8 में पढ़ रहा है तो उसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद आप सभी।